नमस्कार, राइट पीपल के एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन में आप सबका स्वागत है। आज के हमारे अतिथि किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, इनको सब जानते हैं। ही इज़ अ नोटेड jurist in his own right. He is an engineer who went on to take law as a profession, and be it Sabrimala, be it Citizenship Amendment Act, be it idol theft, be it any cause which impacts the majority of India, we'll always find him raise his voice, raise the issue and speak for the right people. साई, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। और आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ बात करने के लिए अग्री किया। शुरू करते हैं आपकी अर्ली चाइल्डहुड से। इंजीनियरिंग करी बाकी सब लोगों की तरह और फिर डिसाइड किया कि वकील बनेंगे। जी। मैं एक मध्यस्तर परिवार से आता हूँ and I think it's perhaps even low middle class family. तो वकालत तो कहीं भी दूर दूर तक ऑप्शन में नहीं था. That was not even something that was remotely considered. And with limited exposure, engineering के अलावा और कुछ पता भी नहीं था. ऐसा नहीं था कि किसी ने मुझे इंजीनियरिंग में धकेल दिया हो, बट उसके अलावा हमें और कुछ समझ में भी नहीं आता था. सो अगर इंजीनियरिंग नहीं, देन परहैप्स मेडिसिन. बट मेडिसिन तब भी और आज भी बहुत ही एक्सपेंसिव है. सो वो कभी भी हमारे रीच के अंदर तो था ही नहीं. सो जितना भी डिसीजन होता था वो रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे होता था. सो आई थिंक और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. सो आई थिंक engineering was the standard option in my generation, and particularly if you come from Hyderabad, it's like Kota and Hyderabad are rank factories, चाहे वो IIT प्रिपरेशन के लिए हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हो. सो मुझे लगा कि मुझे इंजीनियर ही बनना था, एंड दैट वाज समथिंग दैट आई कंटिन्यूड अंटिल माय फाइनल सेमेस्टर ऑफ इंजीनियरिंग, ऑलमोस्ट फाइनल सेमेस्टर ऑफ इंजीनियरिंग. बट उस दौरान ये भी हो गया था दैट पॉलिटिकल चेंजेस बहुत सारे हुए थे. भाजपा की सरकार अंडर वाजपेयी वो निकल के इंडिया शाइनिंग कैंपेन फ्लॉप्ड, एंड 2004 में बहुत चेंज हुआ. एंड 2004 आई वाज इन द सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, एंड आई वाज ऑलवेज वोकल अबाउट माय पोजीशंस. चाहे वो पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, सिविलाइजेशनल हो, रिलीजियस हो, एनीथिंग, आई वाज वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट, एंड आई हैव हैड टू फेस फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इट. अच्छा, या कॉलेज में तो हुआ था, एंड आई वाज स्टिल वोकल अबाउट इट. चाहे कुछ भी हो जाए, आई एम नॉट बैकिंग डाउन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. कॉलेज में स्थिति ये थी कि अगर आप ये विभूति विच इज़ द सीक्रेट ऐश लगा के जाते तो कोई आता और उसको मिटा के जाता. ये भी होता था. एंड स्पेशली इन द साउथ, अगर आप किसी को समझ में आ जाता है कि आप ब्राह्मण हैं, एंड आपके लैंग्वेज में पता चल जाता है, स्पेशली फिर तमिल ब्राह्मण, तो आपके एक्सेंट से पता चल जाता है कि आप ब्राह्मण हो. सो उसका तो बहुत आई हैव हैड टू फेस अ लॉट. बट ये भी है कि तमिलनाडु में जो एंटी ब्राह्मणिज्म, जो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से जो उन्होंने फैलाया था, चाहे आप विलेजेस जाएं, सेकेंड टियर सिटीज़ जाएं या कहीं और पे जाएं, वहाँ पे सिचुएशन वैसा नहीं था. कॉलेज कैंपसेस में थोड़ा ज़्यादा हो रहा था. बट आई थिंक दैट ओनली स्ट्रेंथेंड माई रिजॉल्व दैट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, इसकी जो जड़ है इसको तो मैं किसी भी हालत में रिस्पॉन्ड करके रहूँगा अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. इंजीनियर बन के वो करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था मुझे, बिकॉज द लाइफ ऑफ एन इंजीनियर इज़ अ प्राइवेट लाइफ लार्जली. आप एंटरप्रेन्योर बन भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको सोसाइटल मुद्दों पे कमेंट करना है, देन यू नीड सम क्वालिफिकेशन, सम ट्रेनिंग. सो सिविल सर्विसेज की तैयारी या फिर वकालत, ये दोनों मेरे सामने ऑप्शंस थे. दैट्स व्हाट आई हैड थॉट. माय फैमिली वाज डेड अगेंस्ट बिकमिंग अ लॉयर, बिकॉज द फैमिली generally did not have a great opinion of lawyers, and middle class families always say it's a bad time if you have to go to the lawyer or a doctor. Okay, so obviously that was not something that was welcomed. But given my vocal positions and given my outspoken nature, I couldn't have survived the bureaucracy. एग्ज़ाम क्रैक करना अलग चीज़ है और वहाँ पे सर्वाइव करना अलग चीज़. तो ये पेशा जो है, बहस ज़्यादा और सोचना ज़्यादा पड़ता है इसमें. इनफैक्ट बहस कम और सोचना ज़्यादा पड़ता है, कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर परसेप्शन. अगर आप 10 मिनट के लिए बात करना चाहते हैं, एटलीस्ट आपको 20 मिनट के लिए सोचना चाहिए. दैट इज़ द बेसिक ट्रेनिंग. एंड क्या बोलना है, उससे ज़्यादा क्या नहीं बोलना है, ये भी आपको सोचना पड़ेगा. सो आई वॉज अट्रैक्टेड टू द प्रोफेशन, एंड देन आई डिसाइडेड टू टेक द प्लंज. Fortunately, that was the first time जब IIT खड़गपुर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और MBAs विद अ साइंस बैकग्राउंड के लिए एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर रहा था,
which is LLB with a specialization in intellectual property rights. And the law school was named the Rajiv Gandhi School of Intellectual Property Law. And it offers the traditional degree but with an extra specialization. So I realized कि ये transition जो है वो पूरी तरह से engineering को cut नहीं करता है, उसको sever नहीं करता है, but it allows me to still draw a bridge or make a connection. So I did that against a lot of opposition, but now the family is extremely happy that I took that plunge, because so what happens is when Atma enters the Sharir, if the Sharir isn't ready for it, or if that's not the right fit, Atma rejects it. But when it enters the right body, then you realize, oh, I've come to the right place. So that's exactly what happened to me when I entered the legal profession, that this is the place that I should have started in the first place. So I'm very happy, and not a day goes by when I don't thank God for actually pushing me in the right direction. So that's the story. Great. So let's take a step back and understand that you were against, you did not essentially like the kind of political discourse that was there. क्या ये परिवार में बहुत संस्कारों की वजह से था, या आपको एक जो ऑपरेशन फील होता था बिकॉज यू आर नॉट अलाइंड टू द लार्जर वोट बैंक पॉलिटिक्स, या फिर क्या वजह थी कि इतने बचपन से ही आपकी आइडियोलॉजी इतनी स्टिफ हो गई थी? एक्चुअली आइडियोलॉजिकली ये विचारधारा के नाम पे आपकी जो सोच बनती है वो कॉन्शियसली बहुत बाद में बनती है, सबकॉन्शियसली पहले बनती है. ओके, एंड दैट इज इन्फॉर्म्ड बाय योर सर्कमस्टांसेस. सो फैमिली वाज अ टिपिकल लो मिडिल क्लास Tamil Brahmin family, but not exactly staunchly religious to the extent कि हर दिन ये करना पड़ता है, ऐसा नहीं है. But आस्था है, traditions में भरोसा है, and whatever is generally expected वो तो करते ही थे. So it is part of your childhood. So therefore it's obviously going to be very difficult to dissociate it. आप जहाँ कहीं भी चले जाएं, you can't reject your childhood. So that is there. Two is Hyderabad has its own flavor. Okay. Or let's call it Bhagyanagar as opposed to Hyderabad. And in 99, when the Kargil war took place, Hyderabad में बहुत सारी चीज़ें हुई थी. And then is when we realized that you're not exactly living in a society where everybody is mourning the loss of death of Indian soldiers. Some were celebrating it. Openly celebrating it, vocally celebrating it. Really? Yeah. And when Osama bin Laden attacked, or under his instructions the WTC was attacked, there were celebrations. मार दिया, तोड़ दिया, हमने कर दिखाया. I was surprised, ये कहाँ से आ रहा है, इसका उससे क्या लेना देना. ये भारत है, यहाँ के लोग भारतीय हैं, उनका उससे क्या लेना देना. Absolutely. So these kind of instances effectively pushed us into thinking, and especially the first time I think consciously we broke down for a national cause was when we read news reports of how Saurabh Kalia and his team were treated by the Pakistani army with the mutilations, the genital mutilations, the kind of torture they were put through for 15 days where people would take turns to come and torture them. My brother, who was 5 years my junior then, and of course continues to be obviously, he broke down reading the news report saying, what has happened? How can they do this to another human being? And somewhere, that's when I think you effectively turn into a slightly different person when you realize, sorry, the world is a harsh place. And you want to be nice to people, but this is the treatment that you will get as long as you don't stand up for yourself. And then slowly the awakening began. So that's when I think when I entered engineering and when I got physically attacked for this as well, I said, I will give it back. I am not a believer in Gandhi at all. So I decided to give it back. But I realized that the problem is not physical, the problem is mental. Yes. And that a position needs a very clear representation. आपने सौरभ कालिया का मेंशन करा, और पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में जिस तरीके से ना सिर्फ हमारे फ़ौजियों को बल्कि वहाँ के जो नागरिक हैं, स्पेशली जो हिंदू समुदाय से या फिर अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा है वो भी हम सबको पता है. और शायद इसीलिए
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लाया गया और फिर संसद में पारित भी किया गया। अब उसके ऊपर जिस तरीके से आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं, एक मास इंडिया मूवमेंट बनाने का बड़ा पुरजोर प्रयास कर रहा है विपक्ष भी उसके ऊपर। पहला प्रश्न, क्योंकि आप वकील हैं, इसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है? और क्योंकि लोग बहुत कह रहे हैं कि हाँ आपने संसद में तो पारित कर दिया, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट पास कर पाएगा कि नहीं। और दूसरा सवाल मेरा साईं उसी से निकलता है कि अगर हम माइनॉरिटीज़ की जब बात करते हैं और वो भारत के प्रसंग में अगर देखें तो इज़ इट ट्रू दैट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस comply with Article 14, and if yes, then how is CAA not compliant with Article 14? राइट। तो आपने मेरे इंट्रोडक्शन में मुझे जूरिस्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस किया था। एक छोटा सा करेक्शन कर देता हूँ, मैं अपने आप को जूरिस्ट नहीं मानता हूँ, क्योंकि उसके लिए और भी तजुर्बा चाहिए होता है। मैं अपने आप को एक प्रैक्टिशनर मानता हूँ एंड 10 साल मैंने प्रैक्टिस किया एंड कॉन्स्टिट्यूशन तो मैंने पढ़ा भी है, उसको अप्लाई किया है बहुत सारे केसेस में। तो उस हैसियत से मैं इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ दैट CAA इज़ नॉट, लेट मी क्वालिफाई इट, एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज अदर्स आर मेकिंग इट आउट टू बी। लेट्स अज्यूम कि अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी उसका आर्ग्यूमेंट हो सकता है, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट इसके खिलाफ प्रेजेंट किया जा रहा है वो वैलिड नहीं है। अगर उसके अलावा आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 के अलावा अगर और कोई भी ग्राउंड है इसके खिलाफ, आज तक मैंने ऐसा कोई नहीं सुना है जो इंस्पायर कर सके हाँ भाई इसमें देखने लायक कुछ है। अनुच्छेद 14 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लेट्स से सब्जेक्ट के मुताबिक उसका जो दायरा है वो छोटा या बड़ा होता जाता है। जब सिटीजनशिप की बात आती है या फिर नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, देन एग्जीक्यूटिव के पास और लेजिस्लेचर के पास पावर ज़्यादा होता है और जुडिशरी के पास उसमें हस्तक्षेप करने का पावर कम होता है। मैं नहीं कहता नहीं होता है, लेकिन कम होता है। तो मेरा हमेशा ये आर्ग्यूमेंट रहा है कि आर्टिकल 14 को हर इशू के हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। हर इशू में उसका एप्लीकेशन समान नहीं होता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सिटीजनशिप के मामले में, रेफ्यूजीशिप के मामले में, शरणार्थियों के मामले में गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होता है इन बातों को डिसाइड करने का विदाउट जुडिशियल स्क्रूटनी टू द एक्सटेंट बाकी इश्यूज में होता है। ओके, ये बात मैंने हर जगह प्रेजेंट करने की कोशिश की और ये प्रॉब्लम ये है कि लोग पढ़ते नहीं हैं। इवन बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स इसी बहकावे में आ जाते हैं, नहीं 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 ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। क्या है, संविधान का जो प्रियम्बल है वो सेक्युलरिज्म और इक्वालिटी से नहीं शुरू होता है, वो सॉवरनिटी से शुरू होता है। ओके, तो भारत राष्ट्र के तौर पे अपने आप को पहले बचाएगा, उसके बाद बाकी सब सोचेगा। ओके, देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग इट इज अ थरोली डिफेंडेबल लेजिस्लेशन। इसको पूरी तरह से डिफेंड किया जा सकता है। ओके, दैट्स वन। टू, पॉलिटिकल पार्टीज इसका क्या फायदा उठाएंगी इन प्रोटेस्ट का, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये उनका काम है। लेकिन प्रॉब्लम सिविल सोसाइटी, स्टूडेंट्स और समाज के अन्य जितने भी सेक्शंस हैं उनमें से जो रिएक्शंस निकल रहे हैं, अनइन्फॉर्म्ड रिएक्शंस, दैट इज द प्रॉब्लम। दैट शोज कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कितनी खराबी है, दैट पीपल आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी पूरी तरह से इतिहास से डिसोसिएट कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको हमेशा संदर्भ में पढ़ना चाहिए। द टेक्स्ट इज इन्फॉर्म्ड बाय द कॉन्टेक्स्ट। सो एवरीबडी थिंक्स दैट देयर ओपिनियन एंड देयर सेंटिमेंट हैज लीगल वैलिडिटी। नहीं है। आपके जितने भी राय हैं या फिर आपके जितने भी ओपिनियंस हैं वो सिर्फ ओपिनियंस हैं और राय हैं। ऑटोमेटिकली वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट नहीं बन जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। द डिग्री ऑफ योर हर्ट डज नॉट डिसाइड द लीगल वैलिडिटी ऑफ द पोजीशन। ऐसा नहीं होता है कानून में। ओके, सो दैट्स वन। टू, as far as the issue of minorityism is concerned, I think if anything CAA should have initiated a discussion कि भारत के अल्पसंख्यकों के साथ हम कैसे बर्ताव करते हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश कैसे करते हैं, वहां पे ऐसा क्यों होता है और यहां पे ऐसा क्यों नहीं होता है। दैट्स अ डिस्कशन नोबडी वांट्स टू हैव। वो गलती करते हैं तब भी हम पे ही उंगली उठाया जाता है, जब हम कुछ करते भी नहीं है इवन देन दैट इज द डिस्कशन। सो इट इज ऑलमोस्ट एज इफ
India, Indian society should always be the subject of a criticism. So this should have initiated a discussion on how India is doing a massively better job than a China, Pakistan or Bangladesh, okay, or many other countries for that particular matter. पोलैंड ने खुल के मना कर दिया कि वो किसी भी मुस्लिम इमिग्रेंट को शरण नहीं देगा, चाहे वो कोई भी हो। भारत ने ये पोजीशन कभी नहीं लिया है, ना आज भी ले रहा है। उनका पोजीशन सिर्फ ये है कि ये जो संप्रदाय हैं या जितने भी कम्युनिटीज हैं, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ एक्सेलरेटेड सिटीजनशिप के लिए दिया जा रहा है। 11 इयर्स को आपने 5 साल कर दिया रेजिडेंसी को और एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए, उसके अलावा और कोई चेंज नहीं हुआ है। बाकियों के लिए भी दरवाजा खुला है, लेकिन उनको स्टैंडर्ड रूट अपनाना पड़ेगा। सो अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक द प्रोटेस्ट्स हैव टू मच ऑफ बेसिस इन फैक्ट्स। इट इज ओनली बेस्ड ऑन aggrieved perpetually triggered sentiments. Aggrieved perpetual sentiments, very strong words. आपने बोला कि भारत हमेशा एक क्रिटिसिज्म का सब्जेक्ट रहना चाहिए जी, और सोसाइटी के कुछ वर्ग हैं जिन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया और मन बना लिया है कि ऐसा ही होगा जी, और इसलिए शायद हमारे जब कल्चर की बात आती है, हमारी परंपरा की बात आती है, तो ऑफ कोर्स वापस से यही रवैया अपनाया जाता है जी। सबरीमाला फॉर एग्जांपल, और मैं डिस्कशन को अब थोड़ा मेजॉरिटी इश्यूज़ की तरफ लेके चलूँगी क्योंकि कई बार लगता है कि मेजॉरिटी के कोई इश्यूज़ हैं नहीं जी। तो आज हम उनके विषय में भी बात थोड़ा करना चाहेंगे। सबरीमाला में आप लीगली एंगेज्ड हैं और सिर्फ एक मूल प्रश्न ये है कि ये जो ट्रेडिशन आता है कि विमेन above the age of 10 and below the age of 50 do not go into the temple, क्या ये नैष्टिक ब्रह्मचर्य है वहाँ पे बैठे भगवान इसलिए है, या फिर क्योंकि माहवारी हिंदू धर्म में कई बार एक टैबू के रूप में देखी गई है इसलिए है? जी, क्योंकि अभी ये केस 3 फरवरी से इसके आर्ग्यूमेंट शुरू होंगे, मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं आपके प्रश्न के मूल की तरफ जाऊँगा, विच इज़ सबरीमाला में इतना सारा कंफ्यूजन इसीलिए हुआ कि लोग भूल गए कि मंदिर का बेसिक फंक्शन क्या होता है और वो किसका घर होता है। दूसरा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक मंदिर है जहाँ पे उसकी जो प्रथाएं हैं वो उसके जितने भी जो डेटी हैं उनसे प्रेरित है। हर मंदिर में यही होता है। बिल्कुल, ओके, चाहे वो कामाख्या हो या फिर शिव का मंदिर हो, वहाँ के जितने भी प्रैक्टिसेस हो, इस बेसिस पे डिसाइड होता है कि वहाँ का मूल देव कौन है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप उसको डिसाइड करते हैं। तो दिस इज वन बेसिक क्वेश्चन। 2, मंदिर ना आपका घर है ना मेरा घर है, वो भगवान का घर है। तो आप उनके घर के अंदर जाएंगे तो पहले जूते उतार के जाएंगे और जो भी रूल्स हैं आप उसको फॉलो करके जाएंगे। सो दैट इज द बेसिक पॉइंट। 3, इट इज नॉट अ प्लेस ऑफ प्रेयर, इट इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप। आप वहां पे जाके प्रे करते हैं वो अलग बात है, लेकिन वहां पे एक मूर्ति है जिसकी पूजा होती है। तो अगर आपको उसमें विश्वास नहीं है तो आप मंदिर के अंदर कदम मत रखिए। ओके, ऐसे बहुत सारे हिंदू संप्रदाय हैं जिनको मूर्ति पूजा में भरोसा नहीं है, विच इज परफेक्टली फाइन। लेकिन आप मूर्ति पूजा के जितने भी मान्यताएं हैं नॉन मूर्ति पूजा पे इंपोज नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली नॉन मूर्ति पूजा की जितनी भी मान्यताएं हैं आप मूर्ति पूजा पे इंपोज नहीं कर सकते हैं। दोनों के अलग अलग रूल्स हैं। 2, religious place of worship is not a secular place. It is as obvious as it gets. So secular logic को आप religious institution पे मत थोपिए, because you will not tolerate imposition of religious logic on a secular place. Okay? Therefore ये एक fundamental distinction बनाना बहुत ही जरूरी है। Point number 2, I generally believe that as far as Hindu institutions are concerned, आप मेजॉरिटी हैं तो ये माना जाता है कि आपको दर्द ही नहीं होता है। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ चिल्ड्रन ऑलवेज अज्यूम दैट पेरेंट्स आर ऑलवेज पेरेंट्स, दे कैन नेवर गेट हर्ट, दे कैन नेवर क्राई। ओके, दैट्स 1। 2, संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि माइनॉरिटीज का जो राइट्स है वो मेजॉरिटी से ज़्यादा है या फिर मेजॉरिटी के राइट्स जो है माइनॉरिटी से कम है। सबके समान राइट्स हैं। यहाँ पे कोई आर्टिकल 14 की बात नहीं करना चाहता है। दैट्स अ डिफरेंट इशू। ओके। 3, merely because I represent a sentiment of a minority, or sorry, a majority, that doesn't become a majoritarian sentiment. Majoritarianism को आज की डेट पे गाली की तरह यूज किया जाता है।
ओके तो फिर माइनॉरिटी अपीजमेंट का क्या करें? वो भी तो एक फैक्ट ऑफ लाइफ है यहाँ पे भारत में। ओके अब आप आंध्र प्रदेश जाएंगे तो जो चीफ मिनिस्टर हैं वो चर्चेस को कितना सपोर्ट कर रहे हैं और टैक्स पेयर के मनी को पूरी तरह से उठा उठा के सबको दे रहे हैं। इट्स नॉट दिवाली की मिठाई आप सबको बांटे जा रहे हैं। इट इज मेंट फॉर क्रिएटिंग पब्लिक गुड, नॉट अ स्पेसिफिक रिलीजियस गुड। इस पे तो आज तक कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। सो एंड नाउ ही वांट्स 3 कैपिटल्स आल्सो for a state of the size of Andhra Pradesh. He wants 1 capital each for the judiciary, executive and the legislature. This is unheard of. A country like South Africa has 3 capitals. A state like Andhra Pradesh can't have 3 capitals. So what is that money being used for? किसके भले के लिए किया जा रहा है ये? So I do believe that the majority voice needs representation because it represents the voice of the native person and it represents the voice of the culture of this land. ओके भारत की जो संस्कृति है, आप माने या ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फैक्चुअली तो यही है कि इट इज इन्फॉर्म्ड बाय द कल्चर ऑफ द मेजॉरिटी। एवरीथिंग एल्स इज सर्टेनली एन एडिशन, देयर इज अ कॉम्पोजिशन, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज इफ यू कॉन्स्टेंटली वांट टू बी ट्रीटेड एज अ स्पेशल कम्युनिटी और a special treatment reserved for minorities, you are alienating yourself from the larger fabric of the society. इट्स इंटरेस्टिंग यू मेंशन कि आप जब माइनॉरिटी के लिए एक स्पेशल अधिकार या ट्रीटमेंट मांगते हैं तो आप स्वयं को खुद ही अलग कर रहे हैं लार्जर डिस्कोर्स से। लेकिन व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट देन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स? सी द थिंग इज, संविधान में सिर्फ बेसिक प्रोविजन ये है कि जितना अधिकार मेजॉरिटी कम्युनिटी के पास होता है अपने इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करने का और चलाने का, उतना ही अधिकार माइनॉरिटीज को मिलना चाहिए। सो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली माइनॉरिटी इज नॉट जस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी, इट कुड बी कल्चरल और इवन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, क्योंकि आर्टिकल्स 28 to 30 में रिलीजियस माइनॉरिटी की बात नहीं होती है, जनरली माइनॉरिटी की बात होती है। आप कुछ भी माइनॉरिटी हो सकते हैं एंड ये स्टेट वाइज इसलिए होना चाहिए बिकॉज भारत में आप डिसाइड करेंगे माइनॉरिटीज को बेस्ड ऑन स्टेट्स। ओके देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं 2002 तक, इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, खुल के कहता है कि ये कहना कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के पास ज़्यादा हक हैं संविधान के तहत, वो गलत है। इसको पहली बार चेंज किया गया था राइट टू एजुकेशन एक्ट में, एक अमेंडमेंट के द्वारा अनुच्छेद 15 को आपने चेंज कर दिया और इसमें ये इंक्लूड कर दिया कि जो आरटी के जो ऑब्लिगेशंस हैं वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे लागू नहीं होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पोजीशन जो है 93rd अमेंडमेंट के बाद ही बदला है। तब तक किसी का ये मानना नहीं था, किसी भी वकील का ये मानना नहीं था, चाहे पॉलिटिशियन कुछ भी कहे, कि माइनॉरिटीज के पास संविधान के तहत ज्यादा राइट्स हैं। ये गलत है और आज भी इसलिए गलत है बिकॉज अकॉर्डिंग टू अस आरटीई इज अ फंडामेंटल वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। ओके कोई ये नहीं कहता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपको ऑब्लिगेशन इम्पोज ही करना है वो भी सोसाइटी के भले के लिए, तो सब पे डालिए। अगर आपने उनको इसमें से हटा दिया तो आप ये मानते हैं कि वो समाज के भाग नहीं है। इट्स अ सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट एवरीबडी बेयर इट। अगर ये घर है तो बोझ तो सभी उठाएंगे, दैट इज द सिंपल लॉजिक। सो बाय डूइंग दिस you are pushing yourself to the status of a guest. We are not saying you're a guest, you're a citizen of this country, you're a part of this land. Then why do you want to alienate yourself from this? My question is, how many minority organizations came and said ये गलत है, हमें भी ये करने दीजिए? I am never going to say that all minority concerns are completely wrong. हो सकता होगा, क्योंकि हिंदू माइनॉरिटी कश्मीर पे भी है जी जी, तो उसके बारे में बात करेंगे आप। So I am not going to say that Hindu concerns or minority concerns or majority concerns are completely irrelevant, but please be accommodative of the other side as well. क्या संविधान में, क्योंकि मैं कोई वकील नहीं हूँ इसलिए पूछ रहे हो, बड़ा बेसिक प्रश्न है, क्या हमारा संविधान माइनॉरिटी टर्म को क्वांटिफाई करता है? बिल्कुल नहीं करता कि इस परसेंटेज तक अगर किसी की जनसंख्या है तो माइनॉरिटी है, बिल्कुल नहीं करता है। और इस पे गवर्नमेंट के थोड़े सर्कुलर्स हैं, देन देयर आर जजमेंट्स टू सम एक्सटेंट, बट क्वांटिफिकेशन की बात ज़्यादा नहीं हुई है। यूनिवर्सली ये माना जाता है बाकी बहुत सारी जगहों पे कि अगर आप 10% के ऊपर हैं तो आप माइनॉरिटी नहीं है। अच्छा, ओके क्योंकि यू आर इन अ पोजिशन टू इम्पैक्ट द सोसाइटल डिस्कोर्स, यू आर इन अ पोजिशन ऑफ अ किंग मेकर इन अ सिग्निफिकेंट सर्कमस्टांस, व्हिच इज ट्रू। So therefore, 10% 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
Minoritization of Indian politics has effectively become a race for resources and identity. एक कॉम्पिटिटिव आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को आपने जन्म दिया है जो भारत के हित के खिलाफ और विरुद्ध जाता है। अगर हम ये कहते हैं कि सभी को हक बनता है अपने आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने का, आप माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? यू आर इक्वल बिफोर द लॉ, यू गेट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ये एक अगर आपको इसको और डिस्कस ही करना है तो इसको और कॉम्पोजिट और कॉम्प्रिहेंसिव बनाइए। ओके, प्योर नंबर्स गेम के बेसिस पे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है। ओके, आप गवर्नमेंट में कितने प्रेजेंट हैं, ब्यूरोक्रेसी में आपका रिप्रेजेंटेशन क्या है, उन बातों पे चर्चा कीजिए। देन इट इज अ होलिस्टिक पिक्चर। ओके, what if a community is not interested in being part of the government but wants to be in private sector? Does it mean that you're a minority because you're not in the government? Doesn't make a difference. But we should have some bit of definition Of course, yes. and discourse But on. हो नहीं सकता है क्योंकि लोगों को NPR से चिढ़ है, आज NRC से भी चिढ़ है, और they don't want religion as a column to be included in any of these application forms, right? Nobody wants the rest of the country to know कि यहाँ पे रहता कौन है, कौन and what is their identity. पूछना क्यों गलत है? अगर आपको स्कीम्स अवेल करने के लिए आप अपने रिलीजन को बता सकते हैं और गवर्नमेंट पॉलिसीज के लिए कह रही है कि मुझे अपना रिलीजन बताओ और कहाँ से आ रहे हो और यहाँ पे कितने दिन रहते हो, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद इट? एनी नंबर ऑफ कंट्रीज हैव प्रोविजंस टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पीपल विद इन द कंट्री, कौन सिटीजन है, कौन नॉन सिटीजन है। द प्रॉब्लम इज हमने सारे कंट्री को JNU बना दिया है। ओके, कि ना कागज दिखाएंगे, ना रूल फॉलो करेंगे, अनुशासन नहीं करेंगे। अगर अनुशासन कोई इंपोज करने की कोशिश करते हैं या फिर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो वो हिटलर है, फैसिस्ट है, बिगट है, फंडामेंटलिस्ट है, संघी है एंड ऑल दैट। ओके, द प्रॉब्लम इज द अटेम्प्ट टू जेन्युआइज द कंट्री, ओके, which I think must be resisted at all costs, at all levels, with every resource possible. That can't be tolerated at all. तो क्या JNU को बंद कर दें? बिल्कुल नहीं, मैं उसके खिलाफ भी हूँ। JNU से आपके कितने सारे आर्मी के कैडेट्स आते हैं। बिल्कुल। तो लोग ये कह सकते हैं कि एक सेंटेंस में आप कहते हैं कि आप भारत को JNU में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, और आप ये भी कह रहे हैं कि JNU से आर्मी के भी लोग आते हैं। द डिफरेंस इज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टर को आप उस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि उसका फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है, उसका एसेंशियल इंप्रेशन क्या होता है। आपके हरकतों की वजह से आज JNU एक आइडेंटिटी से जुड़ चुका है। ये आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। ओके, we are only drawing conclusions based on your actions. Very true. Okay, you have allowed the society to brand the entire university in this fashion. And अगर उस इंस्टीट्यूशन से एक अलग आवाज निकलने की कोशिश करती है तो आप उसके माथे पे एक ठप्पा लगा देते हैं और उसका मुंह बंद कर देते हैं। अगर ABVP कुछ कहना चाहती है या नॉन लेफ्ट के ऑर्गेनाइजेशंस कुछ कहना चाहते हैं तो गलत क्या है? तो JNU किसी की जागीर तो नहीं है, लेफ्ट की जागीर तो है ही नहीं। To say that they don't have a right to exist in that particular place क्योंकि ये हमारा अड्डा है, sorry, I will not accept it. That cannot happen. Because अगर ये आपका पोजीशन है, उसको अगर उसी लॉजिक को हम भारत के पूरे लेवल पे एक्सट्रापोलेट करने की कोशिश करें तब आपका पोजीशन क्या होगा? अगर किसी और ने आपके विरुद्ध ये पोजीशन लेना शुरू किया कि भारत में ना कम्युनिस्ट होगा, ना सोशलिस्ट होगा, ना लेफ्ट का कोई आदमी रहेगा, तब आप क्या करेंगे? ओके, सो JNU as an institution, according to me, has been hijacked by certain interests and for a very long time with active support of a larger ecosystem. ऑफ कोर्स, चाहे JNU हो चाहे भारत हो, हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि ये किसी का भी अड्डा बन जाए। और जैसा कि आपने सही कहा कि अगर कोई इनके विरुद्ध ये पोजीशन लेने लगेगा तो दे विल नॉट लाइक इट। बट हमने माइनॉरिटीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा करी, और साई यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ परहैप्स अ स्टेप टूवर्ड्स एड्रेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज दैट इंडिया फेसेस ऑन अ डे टू डे बेसिस। क्या समान नागरिक संहिता एक विचार है जिसका समय आ गया है? इज एन आइडिया हुज टाइम इज कम? ये विचार प्रैक्टिकल तरीके में दिखता कैसा है, लगता कैसा है, ये आपने कभी देखा है? नहीं। आपके सामने कभी किसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट पेश किया है? नहीं। ठीक है, उसके आइडिया के अलावा वो कैसा है और क्या अचीव करना चाहता है ये तो बहुत सारे लोग कहेंगे, लेकिन कैसे अचीव करना चाहता है ये आपने कभी देखा है? नहीं। ठीक है, तो इस पर मैं कैसे कमेंट करूंगा? लोगों ने ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अपने मन बना लिए हैं, लेकिन किस बेसिस पे, आधार क्या है? आई डोंट नो।
तो ये माना जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इफेक्टिवली वांट्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये बहुत दिन से इनके अंदरूनी मैनिफेस्टो में या फिर इनके कल्चरल मैनिफेस्टो में ये इसका भाग है, ठीक है। अगर एक मिनट के लिए ये मान भी लेते हैं कि ये सही है, आई डोंट नो इफ देयर इज अ बेसिस फॉर इट, वन ऑफ द फर्स्ट टू सरसंघ चालक, उन्होंने लिखा है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो भारत के डाइवर्सिटी को इम्पैक्ट करे, ठीक है। और उन्होंने ये इस नज़रिए से कहा था क्योंकि वो नेहरू को झेल चुके थे, जिन्होंने हिंदू कोड इंट्रोड्यूस करके जितने भी हिंदू संप्रदाय हैं, जितने भी हमारी मान्यताएं हैं, उसको इम्पैक्ट कर दिया था। क्योंकि भारत के जितने भी नेटिव ट्रेडिशंस हैं वो एक कोड के बेसिस पे इवॉल्व नहीं हुआ है, वो एक कस्टम के बेसिस पे देश काल समय के हिसाब से वो अपने आप इवॉल्व हुआ है। उसको आपने स्थगित कर दिया। यू हैव इफेक्टिवली इंटरप्टेड दैट ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बाय कोडिफाइंग इट। नॉट एवरीथिंग नीड्स अ कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन का जो ऑब्सेशन है या जो लेट्स से जो इंटरेस्ट है वो एक अब्राहमिक इंटरेस्ट है। भारत हैज बिलीव्ड इन श्रुतिज एंड स्मृतिज, ओरल ट्रेडिशंस, ओके। तो इन ट्रेडिशंस को बाद में किसी ने संकलित किया होगा। सो फॉर इंस्टेंस, अर्थशास्त्र इज बिलीव्ड नॉट टू बी द सोल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ श्री विष्णुगुप्त, आचार्य चाणक्य और चाणक्य फॉर दैट मैटर। He has compiled multiple theories and prevalent notions of what is good governance and what not. Therefore, Veda Vyas itself means, from what I understand, compilation. Yes. Someone who is seen as the compiler of Vedas because his name otherwise is Krishna Dvaipayan. Okay? So he was compiling an existing tradition by way of a Veda which existed before. But Veda in itself did not start with codification. Okay? Therefore, to insist on codification is problematic when it comes to social customs because they evolve. And हर चीज में legislative amendment रास्ता नहीं होता है because it is fraught with politics. And हर बार मुझे जाके legislature या किसी मंत्री के सामने झुकना नहीं है कि ये हमारे लिए कर दो. Okay. 3. Uniform civil code. I am neither for it nor against it, but if I am forced to take a position, until I see what it is and how it reads, I will not say I support it. 2011 तक मैंने इसके सपोर्ट में पोजीशन लिया था और मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं, पब्लिकली अभी तक हैं. सो आई एम नॉट गोइंग टू रन अवे फ्रॉम देम. बट देन आई स्टार्टेड आस्किंग, एंड इसमें बहुत सारा श्रेय जाता है श्रीमती मधुकेश्वर जी के राइटिंग्स को. उनको पढ़ के मुझे बाद में ये समझ में आया कि हम किस चीज के लिए पुश कर रहे हैं. व्हाट इज इट दैट यू आर एक्चुअली पुशिंग फॉर. सो आई वुड सिंपली रिक्वेस्ट पीपल टू नॉट मेक अप देयर माइंड्स ऑन एनीथिंग ऑन दिस इशू. जब तक वो आपके सामने पेश नहीं किया जाता, आप उस पर कोई पोजीशन मत लीजिए. एंड ये अप्रोच नहीं होना चाहिए कि हमारे तो जितने हक हैं वो तो जा चुके हैं तो इनके भी जाने चाहिए. दैट आई डोंट थिंक मेक सेंस. योर पोजीशन शुड बी हमारे जो अधिकार हैं वो हमें वापस दो. और आप नेहरू के जितने भी मिस्टेक से अगर आप उसको सीधा कर रहे हैं तो इस मिस्टेक को भी आप सीधा कर दीजिए और हमें अपने अधिकार दे दीजिए वापस. ओके. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंगली आपने बोला कि हर चीज़ का समाधान एक लेजिस्लेटिव साइन से नहीं हो सकता है. कई बार लोग कहते हैं कि जुडिशियल ओवररीच होती है इन द कैपेसिटी ऑफ अ लॉयर, एज अ सिटीजन, एज a believing practicing Hindu. Right. क्या जुडिशियल ओवररीच भारत में होती है? देखिए, जुडिशियल ओवररीच को बेहतर अगर आप कहना चाहते हैं, इट विल बी जुडिशियल एक्टिविज्म विच समटाइम्स हैज द इफेक्ट ऑफ एन ओवररीच. ओके. तो इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जुडिशरी के हाथ में आपने बहुत सारा पावर इसीलिए दे दिया क्योंकि आपका एग्जीक्यूटिव ठीक से काम नहीं कर रहा था. जो नेहरूवियन सोशलिस्ट एस्टैब्लिशमेंट था, it believed in centralization of power, but when it comes to implementation they were horrible, terrible, disastrous, catastrophic. and आपने करप्शन को इतना बढ़ावा दिया तो लोगों को कहीं से तो कुछ तो जस्टिस मिलना चाहिए था. जुडिशरी क्या कहेगी कि हमारे पास मत आओ, बिकॉज द फंक्शन ऑफ अ जुडिशरी इज, अगर कोई आपके पास कोई दुहाई लेके आता है कि हेल्प कर दो बिकॉज नोबडी एल्स इज हेल्पिंग मी, एज द ऑर्गन ऑफ द स्टेट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू सम जस्टिस. सो देयर इज नो पॉइंट इन बीटिंग द जुडिशरी ऑलवेज. ओके. 2, जुडिशियल एक्टिविज्म
in the negative sense also exists. But that is precisely why ये 9 जज बेंच अभी बैठा है, ये पूछने के लिए कि क्या संविधान, especially when it comes to matters of religion and आस्था, हमें इतना पावर देता है कि हम बैठ के डिसाइड करेंगे कि ये सही है और ये गलत है, और हम समुदाय को ये हक नहीं देंगे कि वो अपने आप डिसाइड करें कि क्या सही है और क्या गलत है। हर बार जब भी किसी मंदिर या किसी इशू के बारे में बात होती है, कि कोई मुझसे पूछ लेता है अगर जुडिशरी नहीं होता तो अनटचेबिलिटी अबॉलिश कैसे होता। जुडिशरी ने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश नहीं किया था, संविधान ने किया था, और वो एक लेजिस्लेटिव एक्शन था। लेकिन संविधान के करने से पहले ऑलरेडी सोसाइटी ने डिसीजन ले लिया था। 1936 टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन केरला शुरू हुआ था, बिल्कुल, जिसको शुरू किया था ट्रावनकोर के महाराजा ने, और जिसका सपोर्ट किया था श्री मोहनदास करमचंद गांधी ने। आई डोंट यूज महात्मा फॉर हिम, मोहनदास करमचंद गांधी ने। Therefore, according to me, this society has the maturity to take a decision. This my baap mentality and this headmaster mentality of constantly expecting everybody else to do what is right for us, I think is bad, because as a democracy, put faith in the people. That is the definition of a democracy. But इसी argument को अगर if I turn it on its head and say कि फिर तो मुसलमान समाज में भी ट्रिपल तलाक को एक्सेप्ट करने की या फिर अबॉलिश करने की मैच्योरिटी होगी। जी, दैट वुड हैव बीन अ सिचुएशन अगर एक नॉन मुस्लिम कोर्ट के सामने जाके ये कहता ये जो उनके साथ हो रहा है ये गलत हो रहा है। पेटिशनर वो शायरा बानो, ओके, एंड ऐसा नहीं था कि कोई हिंदू उनको पीछे से चला रहा था। ओके, बहुत सारे पिटिशंस में ऐसे काम होते हैं, लेकिन इस पिटिशन के बारे में कोई ये नहीं कह सकता है। ओके, शी टुक एन इंडिपेंडेंट पोजीशन कि ये गलत है। और जब ये कानून आया रिसेंटली विद रिस्पेक्ट टू द ट्रिपल तलाक थिंग, it was a consequence of representations from so many women saying that despite the Supreme Court judgment कोई सुन नहीं रहा है इस बात को। हाँ, तो हमारे हाथ में कुछ तो लीगल औजार दो, हथियार दो। That is what happened, right? So now the question is, आप इतने साल वेट करते रहे, सोसाइटी के अंदर कुछ चेंज नहीं हो रहा था, तब सोसाइटी के अंदर जो पीड़ित व्यक्ति है उसने कोर्ट को अप्रोच किया। बहुत बड़ा अंतर है जो। तो सवाल ये पैदा होता है कि लोकस स्टैंडिंग, आप होते कौन है इस मुद्दे को उठाने वाले। अगर आप किसी मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं, तब तक आपके पिटीशन को एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए जब तक आप ये खुल के नहीं कह देती हैं कि आप उसमें भरोसा करती हैं। अगर आप भरोसा करती हैं तो पिटीशन किस बात का। जी जी, तो वो सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। ओके, सो आई थिंक दैट्स द इनकंसिस्टेंसी। सर, ये तो आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से ट्रिपल तलाक में और सबरीमाला में जो अंतर है वो लोकल स्टैंड को लेकर है। लेकिन वहीं से एक और बात निकलती है, वो है सरकार का लोकस मंदिरों के ऊपर जो कंट्रोल है, जो अनुशासन है, उसको लेकर। हिंदू टेम्पल्स बीइंग कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, कंटेंशियस इशू, लोगों के अपने अपने विचार हैं। पहला प्रश्न, क्या ये आपका पोजीशन क्या है इसको लेकर? और दूसरी चीज़, अगर सरकार का कंट्रोल नहीं होना चाहिए तो इसको हम कैसे आगे लेके जाएं? तो रिसेंटली टेम्पल फ्रीडम मूवमेंट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है श्री टी.आर. रमेश। उन्होंने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया था। जब भारत के लोग जो हैं वो अंग्रेज़ों से कह रहे थे कि हमें मुक्त कर दो अपने शासन से, हम अपने आप को देख लेंगे, तो ब्रिटिशर्स ने उनसे पूछ लिया, हम चले जाएंगे तो आपको चलाएगा कौन? मुझे लगता है कि यही सवाल हमें भी पूछ लेना चाहिए। क्या हमारा ये मानना है कि अगर गवर्नमेंट मंदिरों से बाहर चली जाती है तो कम्युनिटी के पास इतना भी टैलेंट नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का कि वो अपने मंदिरों को खुद चला सके? ये मानना कि गवर्नमेंट अगर बाहर चली जाएगी तो प्राइवेट इंटरेस्ट अंदर आ जाएंगे और करप्शन हो जाएगा, तो क्या गवर्नमेंट करप्ट नहीं है? आप गवर्नमेंट
के ऊपर सवाल उठाएंगे रफाल डील पे, लेकिन जब मंदिर की बात आएगी आपका ये मानना होगा कि वो पूरी तरह से करप्शन मुक्त होगा। और गवर्नमेंट पार्टी के हिसाब से उसका रवैया मंदिर के सिलसिले में बदलता रहता है। तो क्या मंदिर जो है पार्टी के हिसाब से अपना रुख बदलती रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन के इस इशू पे या किसी और इशू पे? उसका पैसा वहां जाएगा जहां पे गवर्नमेंट चाहेगी। ये गवर्नमेंट का पैसा कब से होगा? ये तो हमारा पैसा है एज अ कम्युनिटी। ये कंट्री का पैसा नहीं है, ये सोसाइटी का पैसा नहीं है, ये हिंदुओं का पैसा है। एज सिंपल एज दैट। जस्ट एज चर्च का पैसा जो है ईसाइयों का है, दैट इज द सेम थिंग। Will the Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee tolerate the level of government interference that we are tolerating? कोई तो नहीं करेगा। नहीं करेगा, नहीं और करेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है बाकी धर्मों का या बाकी मजहबों का जहां पे पावर कंट्रोल का एक फाइट नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ। हर साल होता है, जब भी इलेक्शन होता है वो कोर्ट में चले जाते हैं। तो अगर ये पोजीशन है कि जब तक करप्शन पूरी तरह से मिट नहीं जाता या फिर इसका आश्वासन नहीं मिलता तब तक हम गवर्नमेंट को यहां से नहीं निकालेंगे। करप्शन ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना क्रिश्चियन है, वो ह्यूमन है। ओके, इट्स एज गुड एज बैड एज सेइंग दैट until poverty is completely eliminated, the work of a government is useless. If Hindus can run fantastic temples and huge temples in America, why can't they run temples in India? Or is it your case that Hindus in America are much more honest than Hindus in India? That can't be the argument. Okay? 3, any number of private temples in this country are better run, they are cleaner, the administration is more transparent, and the money is being used for Hindu causes. Of course, there will always be rival factions and camps. किस institution में ये नहीं होता है? If the number of people goes above 1 in any place, the politics immediately gets in. Power struggle starts. It starts. Yes. So that is no reason to actually allow the government to stay entrenched. It violates secularism, which is something all of us are such great fans of. 2, it violates equality because only our institutions suffer this particular consequence. 3, transparency and corruption. Transparency goes down, corruption increases when the government is in control of temples. 4, we lose our resources, our real estate is alienated. 5, we don't have the resources to prevent conversions. We don't have the resources to take care of our own people. इतना सब कुछ हम कर सकते हैं. Why can't we start using the temple's money schools so that Hindu children go to Hindu schools? What is wrong with it? If there can be Christian convents and minority institutions, why can't there be Hindu schools? That shouldn't affect anybody's sense of secularism. हमारी एक आइडेंटिटी है, हमारी एक संस्कृति है जो हम बच्चों को स्कूल से पढ़ाना चाहते हैं। As simple as that. इसके लिए कौन पैसा देगा? मंदिर ही तो देगा। So according to me, a lot can be achieved and must be achieved because that is the right of the community. It is not a negotiable discussion at all. This is a non-negotiable. These are our institutions. Give them back. As simple as that. Give them back. Yes. One of the reasons when you were talking about government control over Hindu institutions and temples was we are not able to control conversion. धर्म परिवर्तन. जी. धर्म परिवर्तन अगर मैं सही समझती हूँ तो एक स्टेट सब्जेक्ट आता है. लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में आता है, सो यस यू कैन से दैट. इसको रोकने के लिए हम कहते हैं एंटी कन्वर्जन लॉ लेके आइए. जी जी जी. अब एंटी कन्वर्जन लॉ मतलब क्योंकि मैंने कभी वकील के तौर पे इसको नहीं इतना स्टडी किया है, पहली चीज़ क्या एक केंद्र सरकार इसको लागू कर सकती है? क्या एक संविधान कह सकता है कि नहीं धर्म परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और अगर हाँ तो क्या चैलेंजेस हैं? कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कि एक वॉलंटरी है या फिर कोर्सिव है? लॉ एंड ऑर्डर particularly when it comes to these issues is a concurrent subject. दोनों के पास पावर होता है, केंद्र एज वेल एज राज्य सरकार. एंड ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसे कोई अधिनियम नहीं है जिसके तहत कन्वर्शन को बैन किया गया है, फ्रॉडलेंट कन्वर्शंस को. ओडिशा एंड मध्य प्रदेश, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जहाँ पे एक पादरी ने, रेवरेंड स्टेनिस्लॉस ने इसको चैलेंज किया था मध्य प्रदेश और ओडिशा के इन अधिनियमों को, और ये गया था सुप्रीम कोर्ट. दिस एंटायर लिटिगेशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फंडामेंटल राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट टू कन्वर्ट पीपल, एंड कन्वर्शन का लॉ एंड ऑर्डर पे असर होता है, इसलिए ऐसे लॉस हो सकते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल है. ये सुप्रीम कोर्ट का पोजीशन है. ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किस रिलीजन के हैं मैं उस पर नहीं पढ़ना चाहता, जो इस जजमेंट को किसी भी हालत में रिवर्स करना चाहते हैं.
क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट को पूरी तरह से हैम्पर करता है, course. जिसके बेसिस पे उनको दुनिया भर से पैसा मिलता है। बिल्कुल। ओके, तो अगर कोई अपने आप धर्म परिवर्तन करता है मन बदल के और उनको लगता है कि ये मेरे लिए सही है, कोई उस पर रोक नहीं लगा सकता है। ये संविधान का पोजीशन है। लेकिन अगर आपने पैसा फेंका या फिर आपने कुछ और किया, देन ऑब्वियसली इट इज एन इंड्यूस्ड कन्वर्शन which has a bearing on demographics, which has a bearing on safety, which has a bearing on security. It affects both ways. Okay? Therefore, an anti-conversion law is not necessarily a pro-Hindu law or a pro-Christian law, anybody else. It will be religion neutral. ये थोड़ी कहेगा कि आप हिंदू बदल के तो ठीक है, अगर नहीं बने तो ये गलत है। That won't be the way it works. बिल्कुल। तो how can this be an anti-minority position? तो ये किसके राइट को अफेक्ट कर रहा है? उनके राइट्स को अफेक्ट कर रहा है जिनका ये मकसद है कि किसी भी हालत में कन्वर्ट करके छोड़ दें सबको। ओके, दैट आई थिंक इज रॉन्ग। सो आई डोंट थिंक इट इज राइट टू लुक एट एंटी कन्वर्शन लॉज फ्रॉम दिस स्टैंड पॉइंट, बट मेरे हिसाब से you have to address certain root causes which lead to and which facilitate conversion. In some places of the country, आज भी ये होता है that some people are not allowed to use certain resources. Then if there is a caste-based discrimination, caste identity होना, casteism होना और caste-based discrimination होना सब अलग-अलग चीजें हैं, okay? Because caste-based reservation जिस संविधान ने दिया, उसने ये सही नहीं समझा कि caste identity को पूरी तरह से मिटा दे। बिल्कुल। ये भी हुआ है, okay? So I think that the most important thing is for the community to be able to reach out to people, and it has to do it through its religious institutions. But the religious institution is in the hands of the state. Yeah. Now you see how it all ties back. So again, it's all interrelated. Correct. So now I think my next question will also be perhaps interrelated, because it's a beautiful story that you've been weaving till now. Hindu religious and charitable endowments. We don't see that in other religions. Why? So पहले आपसे एक गुजारिश है, आप हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करिए कि क्या है ये और इसका क्या मकसद होता है, अगर आप संक्षेप में बता सकें। दक्षिण के जितने भी प्रदेश हैं उसमें हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट लेजिस्लेशंस होते हैं जो गवर्नमेंट को इन हिंदू इंस्टीट्यूशंस के साथ हस्तक्षेप करने का हक देता है, पावर भी देता है, एंड जिसकी वजह से तमिलनाडु में अलोन तमिलनाडु में ओवर 38,000 मंदिर जो हैं गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। उनका फंड्स कितना है कितना नहीं है उसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे भी मंदिर हैं जिनके जो एनुअल रेवेन्यू है वो 10,000 से कम है, एनुअल रेवेन्यू, वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल में है, पता नहीं गवर्नमेंट उससे क्या कर रही है। ओके, सो एज फार एज आई एम कंसर्न, दीज लेजिस्लेशंस लार्जली आर इन द साउथ, लेकिन भारत के बाकी राज्यों में भी है। फॉर इंस्टेंस यू हैव द बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट विच अप्लाइज टू दिस, उत्तर प्रदेश में भी है। तो हमारे रीडिंग के हिसाब से जो मेरी टीम ने पढ़ा है, 15 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये हो रहे हैं, लेकिन ये मैक्सिमम साउथ में इसलिए अफेक्ट कर रहा है क्योंकि मंदिर मैक्सिमम साउथ में ही बचे हैं, थैंक्स टू हिस्ट्री। ओके, एंड इन अदर प्लेसेस ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ टेम्पल्स, बट ट्रेडिशनल टेम्पल्स जहाँ पे मूर्तियाँ अभी तक हैं, जिसको तोड़ा नहीं गया है, जिसको किसी आक्रमणकारी ने आके उसको तोड़ा नहीं है, वो वहीं पे बचे हुए हैं। Therefore, those traditions must be kept alive, not because it is the pride of South India. There is no such thing as South India. It is Southern India. It is the pride of Bharat. So, government का इन legislations के द्वारा इन temples पे control है। इसको challenge करते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 2012 में एक petition फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, 476 of 2012 writ petition, which challenges Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Pondicherry HRC legislations. Interestingly, ऐसा कोई legislation किसी और के लिए नहीं है जो उनके institutions के साथ इतना हस्तक्षेप करता है। Okay? So, जो जितने भी लोग अपने आप को secular मानते हैं, उन्होंने आज तक इस मुद्दे पे कोई आवाज़ नहीं उठाया, because most people don't even know कि ऐसा कुछ हो रहा है। बोलने के लिए तो कह देते हैं कि मंदिर अपना पैसा खुद पे खर्च करती है और किसी पे नहीं करती है, लेकिन मंदिर किसी और के हाथ में है और उसके पास खर्च करने का भी कोई इंडिपेंडेंस या फ्रीडम नहीं है, डिसीजंस कोई और लेता है, तब मंदिर क्या करेगी? आपको तो सिर्फ ये नजर आता है कि मंदिर से पैसा बनाया जा रहा है। पैसा कौन बना रहा है? जिसको उस पैसे में इंटरेस्ट है, क्योंकि जो उसको कंट्रोल कर रहा है। इन तमिलनाडु एनीवेयर बिटवीन 13 to 16% goes to the government by way of a fee. It's a tax.
from only temples. Oh, our temples are being taxed, you are saying? Yes, at 16%. वो कह रहे हैं कि हम आपके मंदिरों को चला रहे हैं, एक सर्विस चार्ज दीजिए, वो है 16%, 13.5 से 16%. That is their approach. हमको आपके सर्विस की जरूरत नहीं है, आप निकल जाइए. Obviously. We can run our institutions much better than you. Absolutely. जितने भी बाहर से मूर्तियां चुराई जाती हैं और जो आते हैं उनके कंडीशन कैसे होते हैं आप एक बार देख लीजिए, कैसे गवर्नमेंट इसको मेंटेन करके रखती है. बाहर पड़ा रहता है, धूप में, इन रेन पड़ा रहता है, उसको उसके ऊपर वो कुछ और डाल देते हैं. इट्स ऑलमोस्ट एज इफ इट्स डेब्री फ्रॉम अ डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग. एंड दीज आर मूर्तिज व्हिच फॉरेन म्यूजियम्स आर विलिंग टू पे millions of dollars फॉर. I am literally shocked to hear कि सर्विस चार्ज हम देते हैं सरकार को हमारे मंदिरों के ऊपर Totally. कंट्रोल करने के लिए. And for such inefficient, incompetent service. तो HRCE, एंटी कन्वर्जन, लोकस स्टैंडाई ऑफ द पेटिशनर, फिर स्टेट कंट्रोल, again minority institutions, differentiation. Right. It's all coming back to the central issue, which you started with, that Freedom of religion and freedom of religious institution. That's it. yes. It's interesting you mentioned about idol theft, और आपने उसके क्षेत्र में भी थोड़ा काम किया है. जी. क्या प्रक्रिया होती है और जब हम आइडल को वापस लेके आते हैं, और क्या चैलेंजेस, एंड लेट्स स्टार्ट विद सम सक्सेस स्टोरीज फर्स्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा काम इस क्षेत्र में जो है बहुत ही लिमिटेड है और इसमें ज़्यादा काम किया है दो लोगों ने, श्री विजय कुमार who is in Singapore and Shri Anurag Saxena. Both of them have started, or they run this organization, and I don't know how it exactly functions, but it's a fantastic network called the India Pride Project. The author of The Stolen Idols. Exactly, the same person. So these people run this organization, and there are a lot of videos on YouTube by Anurag Saxena on this particular issue, where he has put out a lot of success stories, especially the success story of the return of the Nataraja idol from, I think, Australia, okay, where Tony Abbott gave it to Shri Yes, Narendra Modi. yes. That was publicized. But the best person to talk to on this particular issue is the former Inspector General of the idol wing of the Tamil Nadu State Police, Shri Manikyavel, okay, who I have had the honor of representing both before the Madras High Court as well as the Supreme Court against the state government of Tamil Nadu, which wants to remove him from the idol wing cases. Okay, that's a different issue, but effectively they don't want him in that particular position. Okay, be that as it may, जब आप उनसे बात करेंगे, you will get a lot of positive stories and you'll also hear a lot of horror stories, where you realize how this country is apathetic to the culture that it has inherited. That every year यहाँ से जितने भी मंदिर की मूर्तियाँ हैं, ये चोरी किए जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, कोई उसको पकड़ता है, एंड फिर जो दूसरी कंट्री है वो आपको देने के लिए तैयार हो जाती है और उनके वेयर हाउस में सालों पड़ी रहती है और यहाँ से कोई उसको वापस नहीं लेता है, और जब वापस आ जाता है वो उसी मंदिर के पास नहीं जाता है, गवर्नमेंट के किसी वेयर हाउस में पड़ा रहता है. ओके, सो डिटेक्शन इज जस्ट वन एस्पेक्ट, बट रिपैट्रिएशन, रिहैबिलिटेशन सही जगह पे आना चाहिए, क्योंकि ऐसे संप्रदाय हैं जिनको उस मूर्ति पे इट इज देयर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, इट हैज टू कम बैक टू द टेंपल. मंदिर से चुराया जाता है लेकिन मंदिर के पास वापस नहीं आता है और किसी गवर्नमेंट के गोदाम में पड़ा रहता है. ये कौन सा लॉजिक हुआ? द सक्सेस स्टोरी अकॉर्डिंग टू मी इज द इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑन दिस इशू. But actual success stories in terms of return of the idols back to the place where it belongs are not too many. That is the sad part. But I'm an eternal optimist. And when you have people like Vijay Kumar, when you have people like Anurag Saxena, when you have people like Pon Manikyavel, and there are international organizations like, I think it's the Antiquity International or something, they actually take part in these things. So people across the world are realizing that this is wrong. It belongs to a community, it must go back. The movie is called Blood Buddhas. Okay, so it of course it draws on the blood diamonds controversy in Africa, but it's a fantastic video, and I would strongly recommend your viewers to actually watch it, because it informs people a lot कि ये किस स्तर पे ये गेम खेला जा रहा है और भारत की संस्कृति के बेसिस पे कौन कितना पैसा बना रहा है. Anurag Saxena's team and this particular team has captured it beautifully well, and there are UN security resolutions which say that terror funding comes now from sale of stolen antiquities.
So we are funding our own deaths through this. Yes. In fact, I remember attending the book launch of Stolen Idols. And Vijay ji very clearly said कि वो हमारे लिए सिर्फ मूर्तियाँ हो सकती हैं, but for other people they are living beings who have a daily Totally. routine of their own. Correct. On this, I think the fantastic book that you should read, and I think people should read, is Sri Meenakshi Jain's book, Flight of Deities. जब आक्रांता आए और ये मंदिरों को तोड़ रहे थे, तो लोग इन मंदिरों को और मूर्तियों को बचाने के लिए क्या क्या कर रहे थे. रोज पूजा होती थी. They would keep it in the turbans and run, and they would continue to do a puja. Amazing. I had the good fortune of being in a closed room reading of the original manuscript of the book. Most of the people who were there, we came out crying. We just couldn't believe कहाँ थे और कहाँ पे पहुँच गए. और आज हमें बताया जा रहा है कि मंदिर क्या है, पब्लिक प्लेस है, कोई भी अंदर आ सकता है, कुछ भी कर सकता है, भोग में कुछ भी चढ़ा सकता है. That is the argument today. That's a huge fall for a civilization. Fall for a civilization. Yes, that's so true. As we draw towards the end of this discussion, हमारे राइट पीपल की एक परंपरा है जिसमें हम बड़ा मज़े से एक छोटा सा रैपिड फायर का गेम खेलते हैं. ओके. सो वकील से रैपिड फायर, उनके जवाब तो हमेशा लंबे होते हैं. नहीं, तो यही तो इस बार गेम होगा कि आपको रैपिडली, फायरी और पॉलिटिकली इनकरेक्ट आंसर्स देने होंगे. हाँ. क्योंकि हमने बहुत सर्च किया और आपके विषय में कोई भी कंट्रोवर्सी हमको नहीं मिली अब तक. तो आप क्रिएट करना चाहते हैं. It's always the first time for something. ओके. So this is going to be our rapid fire with Sai. Let's start. Sai, if there were only 2 lawyers on the planet and you were not a lawyer, and one of them was Mr. Kapil Sibal and the other was Abhishek Manu Singhvi, and you were stuck in a problem, आप किसके पास जाएंगे? Dr. Singhvi. Okay. One word for the following: Prashant Bhushan, Provocative. Rajiv Dhawan. Fiery. Okay. Raghuram Rajan. Overrated. One case you wish you had never taken? Frankly, I haven't taken any such cases so far. I don't regret anything at all. Okay. Subramaniam Swamy the lawyer, Subramaniam Swamy the politician. The lawyer. Intellectual gone wrong? There are quite a few names that come to mind. Shri Arun Shori, but I think he's back. He's back? Yes. Okay. Narendra Modi or Amit Shah? Narendra Modi with Amit Shah. Between Barkha Dutt and Rajdeep Sardesai, whose debate would you vote for? Neither. They're not worthy of my time. One advice for Tavleen Singh. Read up more on your own history. Whom would you give the following awards to? Bechara Liberal, Kanhaiya Kumar. Aam Nagrik, Narendra Modi. Bhakt, Hanumanji. Frugal Indian, E. Sridharan Pillai, the Metro Man. bubblegum journalist, I would say Nidhi Razdan. exaggerated economist, Raghuram Rajan. Khan Market Babi. Lots of them. Do you go to Khan Market? So the rumor is ये प्राणी वहीं पे पाया जाता है अगर ये कोर्ट में नहीं होता है. Okay. Undeserved celebrity status. Priyanka Gandhi. Priyanka Vadra, you mean? Yes, of course. Alternate profession for the following: Pratap Bhanu Mehta, Pop fiction writer. Arvind Kejriwal, NSD pass out. Swara Bhaskar, Perhaps she should take up acting. Rahul Gandhi. None. One word that comes to your mind when you hear the following names: Chetan Bhagat, 5.0. Sanjeev Sanyal, Vastly erudite. Priyanka Chaturvedi, Priyanka Chaturvedi. Opportunist. Shekhar Gupta. The man who sees a coup where none exists. Okay. An author you wish who takes retirement: Shubha De. Rana Ayub or Kavita Krishnan for a dinner date? Rana Ayub. If you were stuck in an elevator with Sheila Rashid and Jayati Ghosh, what would the conversation be like? So did you know that your ancestors were Kashmiri Pandits, and do you know that you're being funded by anti-nationals? A friend you lost because of political disagreements? Quite a few. I don't wish to name them. Okay. Last and final question: oldest social media friends? Oldest social media friends. Prasanna, Amar, Jaideep Prabhu. These are my oldest
So this is the center-right India gang, so to speak, when they existed before the Swarajya avatar. So these are the oldest social media friends. Thank you so much, Sai, for speaking with us. It was a pleasure. On a parting note, something that you'd want to say to the younger generation regarding civilization, education. I think it's important to have opinions, and I think it's important to be a part of every important debate which affects national discourse. So I'm absolutely all for everyone taking a part in everything. It's not just a reserve of the specialists or experts, but please do your reading. Please read history. Don't run away from history. Develop a strong spine and a strong stomach, because history is not always comfortable. And when faced with history, ask yourself, is history irrelevant in current circumstances? Because if there are lessons to be drawn from history, am I going to turn a blind eye to it and say that my notions of political correctness prevent me from accepting and acknowledging the realities of life and the realities of history? That is my only request. Draw your own conclusions, don't buy what everybody says. Thank you so much. It was a pleasure speaking. Thank you. Pleasure Thank speaking. you.